औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा नया टॉपिक है। आज हमारी पहली क्लास है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। हमने 14.5 तक ऑलमोस्ट किया हुआ है। तो आगे मैं जा रहा हूँ। आगे हमारे दो मॉडल आते हैं। डोमर ग्रोथ मॉडल। डोमर ग्रोथ मॉडल में क्या चीज़ है? डोमर ग्रोथ मॉडल में अगर हाईलाइट हो जाए जी, अच्छा, in the population growth model of 14.1 and 14.2 and the capital formation problem of 14.10, the common objective is to delineate a time path on the basis of some given pattern of change of a variable। यानी इससे पहले इस चैप्टर में हमने ये सीखा हुआ है कि हमें एक रेट ऑफ चेंज का पैटर्न दिया जाता है। उसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम उसका पेरेंट जो फंक्शन है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज मींस डेरिवेटिव पर अगर इंटीग्रेशन लगाए तो इसका पेरेंट या इसका जो मेन फंक्शन है वो निकल आता है, जिससे ये रेट ऑफ चेंज निकला है। तो इसी को बेस बना के इन द क्लासिकल ग्रोथ मॉडल ऑफ प्रोफेसर डोमर ऑन द अदर साइड, डोमर का काम क्या है? डोमर ग्रोथ मॉडल का द आइडिया इज टू स्टेपुलेट द टाइप ऑफ टाइम पाथ रिक्वायर्ड टू प्रिवेल इफ अ सर्टेन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी इज टू बी सेटिस्फाइड। यानी इसमें हमने एक सर्टेन इकोनॉमी की एक सर्टेन इक्विलिब्रियम को हमने सेटिस्फाई रखने के लिए हमने एक टाइम पाथ मालूम करना है। हाँ, हमने क्या करना है? हमने एक टाइम पाथ मालूम करना है। इकोनॉमी की क्या चीज? इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम, एक सर्टेन इक्विलिब्रियम है, उसको आप मेंटेन करना चाहते हो। लेट सपोज ये बेस, अच्छा, एक सर्टेन इक्विलिब्रियम को आप मेंटेन करना चाहते हो तो दूसरी चीज का टाइम पाथ क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो जाए। तो नीचे जाते हैं कि इनमें, अच्छा, द फ्रेमवर्क, यानी ये आइडिया डोमर ग्रोथ मॉडल का आइडिया बेस करता है इन्वेस्टमेंट पे। अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो इन्वेस्टमेंट दो चेंजेस लेके आती है। एक एग्रीगेट डिमांड को चेंज करती है और एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी को चेंज करती है। इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है और इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट होती है ना। तो द बेसिक प्रीमिसेस ऑफ द डोमर ग्रोथ मॉडल आर एज फॉलोज। पहला, any change in the rate of investment flow per year IT will produce a dual effect. It will affect the aggregate demand as well as the productive capacity of the economy। तो अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्वेस्टमेंट दो काम करती है। एक, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देती है और दूसरा, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा देती है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, लेट सपोज अगर जितनी भी, लेट सपोज 100 रुपए की नई इन्वेस्टमेंट आती है, आप एक कारखाने में काम कर रहे हो, आप उसमें 1 लाख रुपए की नई इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, तो ये 1 लाख रुपए एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे ध्यान में आता है जी, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तकसीम होंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तकसीम होंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में दो लोग तो ह्यूमन बीइंग है ना। कौन से जी? ओनर एंड लेबर। ओनर और लेबर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसके परचेजिंग पावर के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड उसका बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के आने से एक तो ये लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा देगा। इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी लोगों की बढ़ा देगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी लोगों की बढ़ा देगा। तो इन्वेस्टमेंट के आने से, किसी भी पर ईयर इन्वेस्टमेंट के आने से दो चेंजेस आती हैं। एक, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और दूसरा, इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा जी, ये दो चीजें बढ़ती हैं। इन दो चीजों की बुनियाद पर हम आगे जाएंगे। अभी जो पहली एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ये किस तरह बढ़ती है? द डिमांड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन आईटी ऑपरेट्स थ्रू द मल्टीपल प्रोसेस। ये जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ये मल्टीपल प्रोसेस के जरिए आगे जाती है। एज्यूम टू वर्क इंस्टेंटेनियसली, और ये एक साथ काम करती है। दस इन इंक्रीज इन आईटी, अगर आईटी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, विल रेज द रेट ऑफ फ्लो, इनकम फ्लो पर ईयर। तो जब आप इन्वेस्टमेंट लगाओगे, इसका मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो पर ईयर लोगों की इनकम बढ़ेगी, रेट ऑफ चेंज आएगा इनकम में। अगर नीचे इक्वेशन देखो 14.13, 14.13 में क्या है? अगर इसका राइट हैंड साइड देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है तो इनकम भी चेंज होगी, लेकिन इनकम में जो चेंज आएगा वो इन्वेस्टमेंट के चेंज के एक मल्टीपल के जरिए आएगा। रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विद के। के क्या है?
के 1 ओवर एस है, 1 ओवर एस, वेयर एस स्टैंड फॉर द गिवन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहले एग्रीगेट डिमांड में किस तरह चेंज आता है, डोमर ग्रोथ मॉडल। डोमर ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, इकोनॉमी जितना प्रोड्यूस करे, जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक इनकम जनरेट कर रही है, y इज इक्वल टू कैपेसिटी स्मॉल के, और अगर इसके बीच में और अगर इसके बीच में इन्वेस्टमेंट आती है, यानी 2020 क्लोज हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2020 क्लोज हो गया, वहां पर y इज इक्वल टू के, जितनी इकोनॉमी की कैपेसिटी थी उतनी इनकम जनरेट की है। अभी अगले साल जो रेट ऑफ चेंज आता है इन्वेस्टमेंट का, वो क्या करता है, जो रेट ऑफ चेंज इन्वेस्टमेंट का आता है, इन्वेस्टमेंट अगर वक्त के साथ आती है अगले साल, तो वो सबसे पहले चेंज करेगी इनकम को, चेंज इन इनकम। तो ये चेंज इन इनकम बराबर होगा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, DI डिवाइड बाय DFT मल्टीप्लाई विद 1 ओवर S, वेयर S स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसके मुताबिक ओवरऑल चेंज आएगा किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। और अभी हम आगे जाते हैं, कैपेसिटी में किस तरह चेंज आएगा। कैपेसिटी में जो चेंज आता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटी डिवाइड बाय कैपिटल रेशियो को समझना पड़ेगा। ये स्मॉल के जो है ये कैपेसिटी है, बड़ा के जो है ये कैपिटल सरमाया है, और इन दोनों का जो ये रेशियो है ये बराबर है रो। तो अगर मैं बुक पढ़ूं, द कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेजर्ड बाय द चेंज इन द रेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट द इकोनॉमी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो अगर मैं इस के को, स्मॉल के को अकेला कर दूं और इसको रीअरेंज कर दूं, अगर आप इसके नाम सीखना चाहते हैं, वेयर के द ग्रीक लेटर केपा स्टैंड फॉर कैपेसिटी और पोटेंशियल आउटपुट फ्लो पर ईयर, ये इकोनॉमी की कैपेसिटी है या पोटेंशियल फ्लो आउटपुट पर ईयर है। जो दूसरा है पी टाइप है, पी को कहते हैं रो। रो स्टैंड डिनोट्स द गिवन कैपेसिटी कैपिटल रेशियो। रो किसके बराबर है, स्मॉल के बाय बड़ा के, इसके रेशियो के बराबर है। तो रो जो है ये रेशियो ऑफ कैपेसिटी टू कैपिटल है। अगर मैं कैपिटल को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं, अगर कैपिटल को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो नीचे देखिए एक इक्वेशन बनती है, स्मॉल के इज इक्वल टू भी नहीं, आइडेंटिटी हमेशा बराबर होगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू रो के। तो ये एक किसी इकोनॉमी की अगर हमने कैपेसिटी देखनी है तो उस इकोनॉमी का टोटल कैपिटल कितना है, उसके अंदर सरमाया कितना है बड़ा के, और रो, उसका रो कितना है, रो मींस कैपेसिटी टू कैपिटल रेशियो कितना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें पता लग जाता है कि क्या इस इकोनॉमी का ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट आती है, डोमर क्या कहता है, डोमर कहता है उसका फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट आती है तो वो दो चेंजेस लेके आती है, एक एग्रीगेट डिमांड को चेंज करता है और दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी को चेंज करता है। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की किस तरह चेंज होती है, वो चेंज होती है dy डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू di डिवाइड बाय dtis। यानी अगर हम ले इनिशियल टाइम मैं निकाल दूं, अगर अभी मैं टाइम इसके साथ ले आऊं, तो अगर वक्त के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो इनकम में भी चेंज आएगा, लेकिन इनकम में जो चेंज आएगा वो मल्टीपल ऑफ 1 ओवर s होगा, इन्वेस्टमेंट के चेंज के मल्टीपल ऑफ 1 ओवर s होगा। जबकि दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट आती है तो कैपेसिटी को किस तरह चेंज करती है, कैपेसिटी का फार्मूला हमारे जहन में आ गया, कैपेसिटी इज आइडेंटिटी रो के, ये फार्मूला है। तो चेंज इन कैपेसिटी क्या होगा, अगर वक्त के साथ साथ इन्वेस्टमेंट आती है तो कैपेसिटी भी चेंज होगी, मशीनें खरीदी जाती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है मशीनें खरीदी जाती है, नए स्कूल बन गए, नए बिल्डिंग बन गई है, नए कारखाने लग गए, तो कैपेसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि कैपिटल चेंज हो रहा है। डी चेंज इन स्मॉल के इज इक्वल टू रो चेंज इन कैपिटल के। अगर ये चेंज ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो डिनोमिनेटर में dt चला जाएगा। इक्वेशन 14.14 डी स्मॉल के डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू रो डी कैपिटल के डिवाइड बाय dt। डी कैपिटल के डिवाइड बाय dt क्या है, चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जलाल क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये दोनों चेंजेस मुझे मिल गए। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो dy डिवाइड बाय d ऑफ t इक्वेशन 14.13 बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर
यही इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को भी चेंज करेगी। तो कैपेसिटी की इक्वेशन बन जाएगी 14.14 डी के डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू रो आई। इन डोमर मॉडल अगर हम इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट से पहले ये इक्विलिब्रियम में थे, इन डोमर मॉडल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड टू बी अ सिचुएशन इन व्हिच प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज फुली यूटिलाइज्ड। अच्छा, फिर डोमर मॉडल में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अच्छा, to have equilibrium is therefore to require the aggregate demand to be exactly equal to the potential output produced in a year. Let's suppose अगर इस इन्वेस्टमेंट के आने से पहले y is equal to क्या था? स्मॉल k, जितनी कैपेसिटी है इकोनॉमी की उतनी वो प्रोड्यूस कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। तो डोमर ग्रोथ मॉडल ये कहता है अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, अभी देखो, अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्वेस्टमेंट को चाहिए कि जितना चेंज कैपेसिटी में लेके आती है उतनी ही इनकम जनरेट होनी चाहिए। अगर लेट सपोज इकोनॉमी के अंदर 10 रुपए एडिशनल आ गए तो उस 10 रुपयों से 10 रुपए जनरेट होने चाहिए। अगर इकोनॉमी के अंदर 10 रुपए आ गए हैं, कैपिटल खरीदा गया है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, मशीनें खरीदी गई हैं 10 रुपयों से, तो ये जो नया एडिशन इकोनॉमी में आया है तो इस नए एडिशन को चाहिए कि इतनी इनकम भी जनरेट करे, चीजें भी पैदा करे, प्रोडक्शन भी करे। तो इकोनॉमी क्या रहेगी? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर मैं वो पहली सेंटेंस ऑब्जेक्टिव अमूमन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमर ग्रोथ मॉडल, तो डोमर ग्रोथ मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है, एक मिनट में अगर अच्छा ये लाइन, अच्छा वो कलर यहाँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने कहा यहाँ कलर लगा दूंगा, क्या आपको पता? लाइन नंबर 3 ऊपर से, इन द क्लासिकल ग्रोथ मॉडल ऑफ प्रोफेसर डोमर। अभी डोमर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑन द अदर हैंड आइडिया क्या है? द आइडिया इज टू स्टेपुलेट द टाइप ऑफ टाइम पाथ। स्टेपुलेट का मतलब है पुट फॉरवर्ड अननेसेसरी कंडीशन, यानी ऐसा टाइम पाथ निकाले, टाइम पाथ रिक्वायर्ड टू प्रिवेल इफ अ सर्टेन इक्विलिब्रियम, एक सर्टेन इक्विलिब्रियम को प्रिवेल रखने के लिए, एक सर्टेन इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम ही में रखने के लिए हमें एक टाइम पाथ की जरूरत है जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना करे। तो इस पूरे केस में किसका टाइम पाथ? इन्वेस्टमेंट का टाइम पाथ हमने देखना है। यानी अगर आपकी इकोनॉमी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक इनकम जनरेट कर रही है, तो अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्वेस्टमेंट का टाइम पाथ, इन्वेस्टमेंट में किस टाइम पाथ के साथ चलना है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डिस्टर्ब ना हो, ये इसी तरह इक्विलिब्रियम
हाँ अभी बोलो। हाँ जलाल आवाज आ रही है? हाँ हाँ ना वीडियो रिकॉर्डिंग की मैं शुरू से। स्क्रीन, ये स्क्रीन है, शेयर हो रही है? जलाल स्क्रीन शेयर हो रही है? जद कॉम जब या यासीन फोन कॉम खातर यू फोन दे ता बैलेंस मैसेज रहा था कवा। अच्छा जलाल कह रहा है सर आवाज का भी। अच्छा ये स्क्रीन शेयर दोबारा न्यू स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। जलाल आप अपना स्पीकर ऑन करो। स्टूडेंट जो जो भी अपना स्पीकर ऑन करना चाहते हैं अपना स्पीकर ऑन कर ले ताकि आप बोल सको। काइंडली स्पीकर अपने ऑन कर लो, आपको परमिशन है। स्पीकर अपने ऑन करें। यासीनुल्लाह स्पीकर ऑन। जलाल अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। हाँ स्पीकर ऑन करें अभी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अभी शेयर का यस सर खुश हो। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। ये शुरू से मैं दोबारा डोमर ग्रोथ मॉडल पे आ गया। अच्छा डोमर ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? डोमर ग्रोथ मॉडल का आइडिया ये है, लाइन नंबर 3 इन द क्लासिकल ग्रोथ मॉडल ऑफ प्रोफेसर डोमर। देखो जर्नल की डिस्कशन पहले करते हैं। डोमर जलाल आपकी आपकी इकानमी की जितनी कैपेसिटी है, तो इकानमी की जितनी कैपेसिटी, हमारी इकानमी की जितनी कैपेसिटी है, अगर ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक प्रोडक्शन करेगा तो इकानमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। जलाल आवाज आ रही है? यस सर यस सर यस सर। अच्छा ठीक है, जहां आवाज रुके जिसका ये माइक थोड़ा अपने आप से दूर रखो। अच्छा आपने तो इतना करीब रखो, सांसें भी ले रहे हो। अच्छा ऐसा लग रहा है कि कोरोना का मरीज है कोई। अच्छा अच्छा सांसें मजबूत मजबूत रहो यार, इतना ऐसा लग रहा है बुढ़ा बाबागान में किनूली। अच्छा तो काशिफ कहने का मतलब है वहाब इकोनॉमी की जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो इकोनॉमी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। इकोनॉमी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम। जहां समझ नहीं आएगी वहां बोलते जाओ, जब तुम खामोश हो तो मैं समझ रहूंगा तुम्हें समझ आ रही है। लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आती है, हर साल इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में, तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए। डोमर ग्रोथ मॉडल ये कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम पाथ ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमी अपनी इक्विलिब्रियम ही में रहे, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है तो इसको चाहिए कि ये प्रोडक्शन भी ज्यादा करे। तो ये बेस करता है, ये जो डोमर ग्रोथ मॉडल है वो यही कहता है कि यार इन्वेस्टमेंट का टाइम पाथ ऐसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को ऐसे टाइम पाथ में चलना चाहिए कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। तो जब हम फ्रेमवर्क पे आते हैं, फ्रेमवर्क कहता है कि इनकम के आने से दो चेंजेस आती हैं। इनकम के आने से दो चेंजेस आती है, एक एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाता है, एक इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड किस तरह चेंज होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, इक्वेशन 14.13, अगर राइट हैंड साइड अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इनकम लाजमी चेंज होगी, डी बाई डी ऑफ टी। लेकिन ये जो डी बाई डी ऑफ टी में जो चेंज आएगा वो रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल के साथ आएगा। वो मल्टीपल क्या होगा? वो 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। तो अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी तो वो इस इक्वेशन से चेंज होगी। किसकी वजह से चेंज हो रही है? इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से।
तो इन्वेस्टमेंट अगर बदलेगी, अगर इन्वेस्टमेंट आएगी टाइम के साथ, तो इनकम भी चेंज होगी टाइम के साथ। लेकिन ये जो इनकम चेंज होगी, ये 1/s मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को निकाल के जितना रह जाएगा, ये इनकम का चेंज हो जाएगा। दूसरा चेंज, अगर इसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई है तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। कैपेसिटी को हम मालूम करने के लिए कैपिटल स्मॉल के डिवाइड बाय कैपिटल के का रेशो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। इससे कहा जाता है कैपेसिटी ऊपर कैपेसिटी डिवाइड बाय कैपिटल रेशो, कैपेसिटी एंड कैपिटल रेशो। तो ये दो इक्वेशन में चेंज आएगी। स्मॉल के में भी। हाँ जलाल बोलो, आपस में नहीं, काइंडली बोलो, किसी का क्वेश्चन हो। नो क्वेश्चन सर। अच्छा, काशिफ को ये हल्का सा आपस में बात कर रहा है, उसे समझ नहीं आएगी तो वो अपना दा काशिफ थे। काशिफ तो काशिफ जहां समझ नहीं आ रही पूछना है। तो कैपेसिटी में जो चेंज आएगा, कैपेसिटी में जो चेंज आएगा सर, ये कौन सी सब्जेक्ट है? ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये ओके सर। अभी इधर देखो, ये जो ये सबसे ऊपर वाली लाइन नजर आ रही है, इसके अंदर है स्मॉल के आइडेंटिटी रो के। तो अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो ये इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को भी चेंज करेगी। और वो किस तरह चेंज करेगी? थोड़ा शोर आ रहा है पीछे, पंखा लगा रहा है। अच्छा, नहीं ये कि कोई किसी स्टूडेंट का आ रहा है। इस तरह करते हैं कि आप अपने स्पीकर, आपको मैंने छोड़ा हुआ है, आप अपने स्पीकर ऑफ कर दो। जिसका क्वेश्चन होगा सिर्फ वो अपना स्पीकर ऑन कर देगा। वलीद का क्वेश्चन होगा वो, तो ये मसला नहीं होगा। काइंडली सारे अपने स्पीकर ऑन ऑफ कर दो। चलो सही हो। 1901 का आवाज आ रहा है। खैर खैर और आप मुझे जी वलीद वेलकम सर। ये 14.4 इक्वेशन जरा एक्सप्लेन करें। 14.4 इक्वेशन एक्सप्लेन करें सर। 14.1413 कौन सी? 14.4 14.4 तो नहीं है। 14. अच्छा ये 14.14 ठीक है, मैंने सुन लिया। ठीक है सर, वेलकम। माइक बस ऑफ इसके बाद। अच्छा मैं दोबारा, डोमर ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि आपकी इकोनॉमी की जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक इसे प्रोडक्शन करनी चाहिए। यानी वलीद ने दुकान पे जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसे चाहिए इतनी ही जनरेशन भी करें इनकम की। तो वो ये इक्विलिब्रियम है। जितनी आपने कैपेसिटी आपकी इकोनॉमी की, आपकी दुकान की जितनी कैपेसिटी है उसी के मुताबिक आप इससे इनकम या प्रोडक्शन निकाल रहे हो। प्रोडक्शन का मतलब भी इनकम है, और प्रोडक्शन निकाल रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो। तो डोमर ग्रोथ मॉडल कहता है तो वक्त के साथ साथ इन्वेस्टमेंट आती है। तो इन्वेस्टमेंट को चाहिए कि ये जो इन दोनों का बैलेंस है ना, इसको डिस्टर्ब ना करे। इसको इन्वेस्टमेंट आती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, तो जितनी इंक्रीज कैपेसिटी में आई है इतनी इंक्रीज प्रोडक्शन या इनकम में होनी चाहिए। तो इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का टाइम पाथ कोई हम इंटेंशनली टाइम पाथ निकालने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को इस टाइम पाथ के साथ चलना चाहिए। तो वो टाइम पाथ हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, उसमें कहा जाता है अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो दो चेंजेस लेके आती है इकोनॉमी में। एक एग्रीगेट डिमांड को चेंज करती है और दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी को चेंज करती है। एग्रीगेट डिमांड 14.13 ये तो हो गया। केलीवाल का सवाल है 14.14 को समझाओ। अभी एग्रीगेट जो इन्वेस्टमेंट आ गई ये कैपेसिटी को भी चेंज करेगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जी, वलीद ने अपनी दुकान में जी नई अलमारियां लगा दी हैं, ठीक है, ये ट्रेडिंग आइटम नहीं, लेट सपोज ये शूज वगैरह का कारोबार कर रहा है, ये नहीं। इसके अलावा ये जो फिक्स एसेट ये वगैरह लगा रहा है दुकान में, ये सारा इसकी इन्वेस्टमेंट है जी। नया गोदाम खरीद लिया इसने, ये सारी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है, इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है उसका एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन जो ऊपर दिया गया है 14.14 से ऊपर एक इक्वेशन है, स्मॉल के डिवाइड बाय कैपिटल के इज इक्वल टू रो, इज इक्वल टू नहीं, आइडेंटिटी रो हमेशा इक्वल होगी। स्मॉल के मीन कैपेसिटी पर ईयर, इकोनॉमी की कैपेसिटी पर सर आवाज हम समझ जी सर। अच्छा जलाल, आवाज सही आ रही है? यस सर। यासीन हमें आपका आवाज मसला सही है, आ रही है, उनके ठीक है। सिग्नल में प्रॉब्लम। हाँ यासीन आपके सिग्नल में प्रॉब्लम, बस यही मैंने श्योरिटी करनी है। किसी एक को भी ठीक आ रही हो ना तो काइंडली बताया करे, ताकि हम यासीन को कह दे कि यासीन ये आपका मसला है बेटा। यासीन ससु मसला। अच्छा सर हमें सही आ रही है, हमें दे सही आ बदल रही का। है। हाँ
अच्छा तो सही वलीद, शो सर, सही दियो सर। शाबाश। अच्छा वलीद, अभी अगर इन्वेस्टमेंट आ गई है तो कैपेसिटी भी बदलेगी, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होगी। तो उसका ये इक्वेशन जो है ये हमारे ध्यान में होना चाहिए, स्मॉल के डिवाइड बाय कैपिटल के आइडेंटिटी रो। स्मॉल के का मतलब है कैपेसिटी, बड़े कैपिटल के का मतलब है कैपिटल, सरमाया, कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी, और इन दोनों का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू रो है। ये जो पी दिया गया, पी को रो कहते हैं। अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं, स्मॉल के को मैं अकेला कर दूं, तो ये लाइन, इस लाइन के अंदर ये इक्वेशन बन जाती है, स्मॉल के अकेला आइडेंटिटी रो बड़ा के। अभी अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो वो इस बड़े के को चेंज करेगी। इन्वेस्टमेंट चेंज होगी इसका मतलब है कैपिटल चेंज हो रहा है ना, इकोनॉमी का सरमाया चेंज हो रहा है, तो बड़ा के चेंज होगा। अगर इक्वेशन क्लीवाला अभी आपकी ये किस तरह हो रहा है 14.14, बड़ा के चेंज होगा इन्वेस्टमेंट की वजह से, डी के डिवाइड बाय डी ऑफ टी में चेंज आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है। सर स्मॉल के किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपेसिटी को, इकोनॉमी की कैपेसिटी को, सलाहियत को, कितनी ये प्रोड्यूस कर सकती है, और बड़ा के सरमाया है। अच्छा, तो जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगी वो बड़े के को चेंज करेगी। अगर बड़ा के चेंज हो रहा है तो बड़ा छोटा के डिपेंड कर रहा है बड़े के पे, तो छोटा के भी चेंज होगा इक्वेशन के मुताबिक। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को लेता हूं, चेंज इन स्मॉल के कैपेसिटी डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रो चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने पढ़ा है कि कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आता है ये क्या कहलाता है, ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। कैपिटल में जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट है ना। कैपिटल पहले जी वलीद का दुकान में सरमाया जो था ना, सरमाया, ये ट्रेडिंग आइटम को निकाल के इसका दुकान में जो सरमाया है वो 5 लाख रुपए है। अभी इस साल इसके दुकान का सरमाया होगा 6 लाख रुपए, तो रेट ऑफ चेंज सरमाए का जो है वो क्या कहलाएगा, वो इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट इस साल इसने की है, तो ये डी के डिवाइड बाय डी ऑफ टी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अभी ये दोनों चेंज हो गए, इन्वेस्टमेंट के बदलने से y भी चेंज हो गया, डी बाई डी टी बन गया इक्वेशन 14.13, और स्मॉल के भी चेंज हो गया, डी के डिवाइड डी ऑफ टी इक्वेशन 14.14। डोमर कहता है कि इन दोनों चेंजेस को इक्वल रहना चाहिए ताकि जो इक्विलिब्रियम चलता आ रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। लेट सपोज अगर मैं डिजिट्स में बात करूं, डी के डिवाइड बाय डी ऑफ टी अगर 5 रुपए का चेंज लेके आ रहा है तो डी बाई डिवाइड डी ऑफ टी से भी 5 रुपए का चेंज आना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं कि इक्वल, इन्होंने इक्वल रहना है। जब इन्होंने इक्वल रहना है तो फिर हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर मैं वैल्यू डालता हूं, ये जो 14.15 है ना, इसके अंदर अभी 14.13 मैं डालता हूं डी बाई डी ऑफ टी की जगह, 14.14 डालता हूं डी के डिवाइडेड डी ऑफ टी की जगह। जब मैं इन दोनों को डालता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है। 14.15 क्या था, चेंज इन y with respect to t is equal to change in k with respect to t। तो y with respect to t का चेंज किसके बराबर है, इक्वेशन di डिवाइड बाय d ऑफ t 1 over s is equal to रो i। दूसरा जो राइट हैंड साइड का चेंज है dk डिवाइड d ऑफ t, वो किसके बराबर है, रो i के। यहां मैं क्या करता हूं, यहां मैं इंटेंशनली i को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूं और s को राइट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूं। जब इन दोनों को इस तरह अरेंज करता हूं तो r के बाद ये इक्वेशन बन जाती है, r के बाद जो बनी है 1 ओवर i डी आई डिवाइड बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू रो एस। अभी 14.16 का मैं इंटीग्रेशन मालूम करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ले रहा हूं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ध्यान में बिठाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी आई डिवाइड बाई आई, ऊपर क्या है 1 ज़रब डी आई, अगर वो ज़रब खाएगा तो डी आई वापिस आ जाएगा, डी आई डिवाइड बाई आई और डी टी है नीचे, नोमिनेटर में डी आई है और डिनोमिनेटर में आई और डी टी है, ये दोनों चीजें आ गई। ये ऊपर 1 डी, ये क्या है डी आई डिवाइड बाय आई डी टी, मैं क्या ले रहा हूं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहा हूं। बोथ साइड मैंने क्या करना है, डी टी लगा देनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इंटीग्रेशन और डी टी। लेफ्ट हैंड साइड का डी टी कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डी टी कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, डी आई डिवाइड बाय आई। तो सबसे पहले बाय द सब्स्टिट्यूशन रूल एंड द लॉग रूल द लेफ्ट साइड गिव्स अस, लेफ्ट साइड ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी आई डिवाइड बाय आई।
तो इंटीग्रेशन डी आई डिवाइड बाई आई का इंटीग्रेशन क्या है, एल एन आई। ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा सी। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का पूरा इंटीग्रेशन निकल आया। अभी राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड हमने उतारा, वो क्या है, इंटीग्रेशन रो एस डी टी। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो बाकी जो भी इसमें होगा वो सारे कांस्टेंट कंसिडर किया जाएंगे। रो एस बाहर निकल गए, तो इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। अभी इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया 14.17 में। एक इंटीग्रेशन आया था एल एन आई प्लस सी वन, दूसरे का इंटीग्रेशन आया रो एस टी प्लस सी टू। इस सी वन और सी टू को मैंने कॉमन एक सी का नाम दे दिया, एल एन आई इज इक्वल टू रो एस टी प्लस सी। मुझे आई चाहिए, लॉग को मैंने हटाना है, तो एंटी लॉग मैं लूंगा, बोथ साइड का मैं एंटी लॉग लूंगा। जब बोथ साइड का मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। एंटी लॉग मैंने बोथ साइड का लिया, जब एंटी लॉग लिया तो ये एक्सपोनेंट में चले जाएंगे। पूरा का पूरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे भी ई का एक्सपोनेंट बन जाएगा, राइट हैंड साइड भी ई का एक्सपोनेंट बन जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे ई और एल एन, ई और लॉग है या एल एन है, ये एक दूसरे के एंटी है, इन्होंने तो एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, आई आ गया, मॉडुलस आई आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड पे इसके ऊपर लॉग नहीं है। जब लॉग नहीं है तो पावर फॉर्म में अगर होगी तो हम क्या करते हैं, पहले ई रो एस टी और ई सी दोनों का अलग कर दिया। अगर पावर में ये जमा हो रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैंने दोबारा इनके पावर को जमा करना है तो एक ई लूंगा और रो एस टी प्लस सी बन जाएगा। तो क्या हो गया जी, इसमें ये दो ई आ गई हैं। इसमें क्या हो गया, दो ई आ गई हैं। इस एक ई सी को मैंने नया नाम दे दिया ए। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ई सी एक कांस्टेंट है। ई क्या है, 2.17 समथिंग है, उसका उसके ऊपर कोई कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही आएगा। इसे हमने नाम दे दिया वेयर ए इज इक्वल टू ई सी, ए से दे दिया। तो ये मेरे पास बन गया है मॉडुलस आई इज इक्वल टू ए ई रो एस टी। अभी हमने ये ए जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी एक आरजी नाम है। ये ए क्या चीज है, ए को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम को जीरो कंसिडर कर लेते हैं। अगर टाइम जीरो होगा तो देखो, अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन टाइम जीरो होगा तो इसका मतलब है, जीरो टाइम का मतलब है इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम, आई जीरो हो जाएगा, आई इंटू ब्रेकेट जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ए ई रो एस, टाइम जीरो है, टी जीरो है, एनी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ई रो एस जीरो से आ जाएगा वन। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर होगा आई नॉट। आई नॉट का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये 14.18 वो टाइम पाथ है। आप इंटेंशनली इन्वेस्टमेंट को इस टाइम पाथ के साथ चलने पे मजबूर करते हो ताकि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो जाए। ये डोमर ग्रोथ मॉडल है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मॉडल? शाबाश स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? वलीद, रिजवान, मैं देखता हूँ अच्छे बच्चे आए हुए हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा सर जी आवाज थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, और ऐसा करना है, अपने ये नाम नहीं रोल नंबर के साथ आओ। वलीद रोल नंबर, जेब आलम रोल नंबर के साथ आए। तो क्योंकि सर जी एंड में अटेंडेंस दे देंगे ना? अच्छा चलो एंड में अटेंडेंस दे देना, लेकिन एंड कोशिश करनी है रोल नंबर के साथ, ठीक है वलीद? सही है सर। मेरे ख्याल में आप एक दफा करोगे ना तो फिर जिसके साथ भी क्लास लोगे आप इसी रोल नंबर के साथ उसके साथ अटैच होते जाओगे। लिखो, मिसाल के तौर पे आपका रोल नंबर है 1902 6 सेमेस्टर, बस नाम की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। ओके सर। ये डोमर ग्रोथ मॉडल था। देखो रिजवान, हमें पता होना चाहिए डोमर ग्रोथ दोबारा, अच्छा मुख्तसर किस्म का 5 मिनट में आगे जाते हैं। डोमर ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि अगर हमने इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें एक इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा टाइम पाथ चाहिए जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना करे। तो हमें पता लगे कि इन्वेस्टमेंट के आने से ये दो चीजें चेंज हो जाती है, इन एग्रीगेट डिमांड भी चेंज हो जाती है और कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। इन दोनों चेंज को इक्वल रहना चाहिए। ये 14.15 ये कहता है इक्वल रहेगा। अभी इस इक्वल रहने के बाद हम क्या करते हैं, हमने जो इंटीग्रेशन के तरीके सीखे हैं उनमें रीअरेंज करके इन दोनों साइडों का इंटीग्रेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन मालूम कर लेते हैं तो इसका जवाब आ जाता है आई मॉडुलस इज इक्वल टू ए ई रो एस टी। इस ए को आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई वैल्यू देनी है तो टाइम को जीरो कंसीडर करना है। जब टाइम जीरो कंसीडर होगा तो इन्वेस्टमेंट इनिशियल होगी, जो शुरू वाली इन्वेस्टमेंट है।
तो यहाँ ए का मतलब है I 0। ये पूरी 14.18 अमूमन ये आता है और ये सारे आपने मॉडल प्रूव करने हैं। I t इज इक्वल टू I नॉट E रो एस टी। तो डोमर कहता है इन्वेस्टमेंट को चलना चाहिए रो एस टी के, अच्छा रो एस टी के तरीके से आगे चलना चाहिए ये, अच्छा एट द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ रो एस, यानी वक्त के साथ साथ रो एस के एक्सपोनेंट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट को चलना चाहिए। अगर ये एक्सपोनेंट